हाय बच्चों, वेलकम एट डबल क्लासेस। और मैं प्रेम सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आज आप इस वीडियो में इसके बहुत अच्छा कंसेप्ट से केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं और सीखने वाले हैं आप लोग। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए क्या है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कोई भी जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ये रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर और भी जोड़ सकते हैं हम। तो रिएक्टेंट्स होते हैं एक तरह से, समझ के चलिए आप। और इधर साइड क्या होता है, जो भी बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। मीन्स क्या है, ये तो आपका क्या बन गया, उत्पाद। और रिएक्टेंट को क्या कहते हैं हम, क्या है, अभिकारक। ठीक, तो यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा अभिकारक मिला के क्या बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया मीन्स रिएक्टेंट्स जो अभिकारक मिलकर के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस अभिक्रिया में कितना टाइम लगा, मीन्स किस रेट से हो रही है, पर सेकेंड पर मिनट के हिसाब से कितने रेट से हो रही है, उसका वेग क्या है, करने का रेट क्या है। एक तो ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर हम। दूसरा क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मीन्स कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिनसे जो ये अभिक्रिया है आपकी वो तेज होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो किस, हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो भी आप मेन जो टॉपिक है आपका वो रेट ऑफ रिएक्शन है। इसी से संबंधित टॉपिक्स आएंगे इसमें, तो उसे आपको अच्छे से समझना है। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन का वेग या दर। ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो किस रेट से हो रही है और जो रेट है वो किस प्रकार से परिभाषित है वो समझिए आप। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसमें किस पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है उसके कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट के में भी और प्रोडक्ट के में भी। वो क्या हम रिएक्टेंट के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं और चेंज इन प्रोडक्ट के में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका जो फिगर बनता है वो इस प्रकार से बनता है। यदि कंसंट्रेशन और टाइम में यदि हम ग्राफ खींचें, फिगर खींचें, तो क्या ग्राफ बनेगा, क्या प्लॉट होगा। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में केवल जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इसमें केवल क्या होता है, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होता है, मीन्स अभिकारक होते हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन कराई जाए, तो जैसे दाल पकाई जाती है घर में, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वहाँ पर केवल जो मान लीजिए मूंग की दाल है तो उसमें कुछ नहीं बना हुआ है, आपका नॉर्मल है, कच्ची जो दाल रहती है वो रहती है आपके पास। तो यहाँ पर जब तक वो पक नहीं जाती है या घुल नहीं जाती है तब तक का केस आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है ही नहीं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 0 है। तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के लिए कितना होता है, 0। मीन्स 0 से स्टार्ट होगा प्रोडक्ट। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 होता है, कुछ भी मात्रा नहीं होती उसकी। तो इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे जो आपका रिएक्टेंट है वो किस में बदलता जाएगा, प्रोडक्ट में बदलता जाएगा, वैसे वैसे ही जो प्रोडक्ट की मात्रा है वो 0 से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ऊपर बढ़ती जाएगी। और लास्ट में आकर के प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जबकि बात करें हम रिएक्टेंट की, तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कितना होगा, 100% होगा। रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कितना होता है, स्टार्टिंग में होता है 100%। ठीक, अब मान लीजिए इसमें से 1% कम हुआ, ठीक है, तो जो 1% है वो क्या बनाएगा, हमें प्रोडक्ट बनाएगा। भाई 1% क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये 100% से कम होता जाता है वो किस में बदलता जाता है, प्रोडक्ट बदलता जाता है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो रिएक्टेंट है, अभिकारक जो है, वो कहाँ पर रहेगा, सबसे ऊपर, मीन्स 100% पर है। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा और नीचे की तरफ 0 हो जाएगा, तब तक 0 नहीं होता है, तब तक ये इस प्रकार से नीचे होता जाएगा ग्राफ जो है। और लास्ट में आकर के रिएक्टेंट तो क्या हो जाना है, 100 से 0 हो जाना है। और जो प्रोडक्ट है वो 0 से कितना हो जाना है, ये आपका इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते ये तो होना है 100%, और जो आपका ये घटते घटते होना है 0%।
समझ में आया। तो ये तो आपका मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में 0% होगा और 0 से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये 100% पर जाएगा, लेकिन जो आपका रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो स्टार्टिंग में 100% होगा और घटते घटते कहाँ चला जाएगा, 0% में। ठीक है, लास्ट में आकर के रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं, केवल क्या रह जाता है, प्रोडक्ट रह जाता है, उत्पाद बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी वो समझिए आप। जो कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ पर जो बना, क्या बना, कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आया आपका, टाइम। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। ठीक है, और टाइम के लिए क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोल, एल ऊपर जाएगा तो लीटर -1, और सेकंड भी ऊपर जाएगी तो सेकंड -1। तो ये किसकी यूनिट है आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या बनेगी आपकी, मोल पर लीटर -1 सेकंड -1। ठीक, तो ये आपकी आती है एग्जाम में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी क्या यूनिट होती है। तो हमें इस पर, तो हाँ बच्चों देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रही है आपकी, जो रेट है उसका, मीन्स अभिक्रिया का जो वेग है उसका यदि एवरेज निकाला जाए तो किस प्रकार से निकालेंगे हम, एवरेज किस प्रकार से परिभाषित है उसका। तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस नीचे क्या लेना है हमें, एक स्पेसिफाइड जो मेजरेबल पीरियड है टाइम का वो लेना है बस। जैसे 3 सेकंड, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी है, यहाँ पर सेकंड के रूप में उसे बदल के और यहाँ पर यूज करना है उसे हमें। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर ए स्पेसिफाइड मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब इसे निकालते किस तरह हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ज़्यादातर जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो किस पर करना है कि यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन दी हुई हो और आपसे कहा जाए कि इसका एवरेज रेट बताइए, कैसे निकालेंगे हम, या फिर रिएक्टेंट के लिए किस प्रकार निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए किस प्रकार निकालेंगे। तो प्रत्येक पॉइंट पर जो न्यूमेरिकल टाइप कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो आते हैं वो न्यूमेरिकल ही आते हैं ज़्यादातर जो है। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 नंबर में वो अलग बात है, नहीं ज़्यादातर केस में 99% तो इसमें से क्या आता है एग्जाम में, एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट आता है, उस पर न्यूमेरिकल आता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पर भी न्यूमेरिकल ही आता है, और वो कैसे करना होता है वो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन दी होती, क्या A टेंड्स टू B कोई रिएक्शन है, यहाँ पर A क्या है, रिएक्टेंट है, और B क्या है, प्रोडक्ट है। हमें पता है यहाँ पर A क्या चीज़ है, रिएक्टेंट होगा, और B क्या होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट होगा। मीन्स ये अभिकारक है और ये क्या है आपका उत्पाद है। ठीक, तो यहाँ पर तो क्या है, ये आपका उत्पाद बन गया है और ये आपका अभिकारक है। देखिए, रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ऊपर तो क्या आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, ऑफ रिएक्टेंट, और अपॉन में क्या है, टाइम टेकन। ठीक, क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम टेकन। अब यदि मान लीजिए कंसंट्रेशन जो चेंज होता है आपका कहाँ से, A1 से A2 हो जाता है। पहले A1 था, A1 से किस में बदल गया, A2 में बदल गया। तो चेंज कितना होगा कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन चेंज कितना आएगा, A2 माइनस A1 आएगा। और टाइम में चेंज कितना आया, T2 माइनस T1 आया। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितना है, A1 है, और चेंज किस बदल किस में गया, A2 में। ठीक, इतने से इतना चेंज हुआ। टाइम कितना लगा, T1 से T2 लगा, तो चेंज कितना आया, A2 माइनस A1, और यहाँ टाइम कितना है, T2 माइनस T1। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पता है कि जो A1 है वो क्या है, ज़्यादा है, काहे थे, किससे ज़्यादा है, A2 से। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट जो होता है उसमें स्टार्टिंग में 100% होता है रिएक्टेंट, और बाद में कम होता जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, A1 ज़्यादा होगा, बाद में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो A1 का मान क्या है, ज़्यादा है, तो इसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस डेल्टा A से, और ये आपका डेल्टा T से। ठीक, क्या हुआ, जो माइनस क्यों आया है उसका मतलब समझे आप,
क्यों? क्योंकि A1 का मान A2 से ज़्यादा है, ठीक। तो ज़्यादा वाला जो है, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल ये समझ के चलें कि A1 का मान कितना हो, यदि मान लीजिए 4 मोल पर लीटर है और A2 का मान कितना हो 3 मोल पर लीटर है, तो क्या होगा चेंज? भाई 3 में से 4 घटाएंगे आप, 4 A1 है और A2 कितना है 3 है, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का आएगा। तो माइनस का डेल्टा ए अपन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। अब हम बात करें प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा? ऊपर तो सेम होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे क्या ले लेंगे हम? टाइम टेकन। अब चेंज कितना होगा? पहले की तरह हम लिख देते हैं इफ कंसंट्रेशन, ठीक है, changes B1 to B2, ठीक है। यदि कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है वो किस प्रकार से होता है? B1 से B2 चेंज होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो और कितने टाइम में? एन टाइम T1 to T2, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जब A1 से A2 हुआ था तब B1 से B2 हुआ था, ठीक है। तब उस केस में चेंज क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किससे क्या होगा आपका? यहाँ पर देखिए, पहले तो हमें क्या पता है कि जो B2 का मान है वो किससे ज़्यादा है? B1 से। क्यों है B2 का मान ज़्यादा B1 से? क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट क्या होता है? 0। स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या था? 0 था, बाद में बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में B1 कम होगा, B2 बढ़ता जाएगा। तो बाद में जो आपका कंसंट्रेशन है किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, उसका मान ऑलवेज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए 3 रहा हो, तो ये आपका कितना होगा? 4। क्यों होगा? बढ़ेगा बाद में प्रोडक्ट, क्योंकि पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम रहता है, बाद में बढ़ता जाता है, ठीक है। जबकि इसके लिए उल्टा था, स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है, बाद में कम होता जाता है। तो पहले ज़्यादा होगा तो ज़्यादा माइनस का है, और वो प्लस का है तो माइनस का आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो क्या होगा? घटाएंगे तो B2 में से ही, और T2 माइनस T1, तो कितना आया? ये आपका प्लस का आएगा, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो क्या पता चला आपको? जो एवरेज है, रेट ऑफ एवरेज मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रोडक्ट के लिए? प्लस का डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ठीक है। और यदि किसका हो? रिएक्टेंट के लिए कैसे प्रदर्शित करेंगे हम? माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो समझ में आ गया? अब इस पर न्यूमेरिकल कराते हैं, रोक दो। हाँ तो बच्चों देखिए क्या निकालना है हमें। कोई अभिक्रिया दी हुई है, कोई रिएक्शन दिया हुआ है, क्या PCl5 PCl3 और PCl2 बनाता है। PCl5 से क्या बन रहा है आपका? PCl3 और PCl2 बन रहा है। अब इसका आपको क्या लिखना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो लिखिए, और एवरेज लिखोगे आप किसके लिए? फॉर रिएक्टेंट के लिए लिखिए, क्या होगा? माइनस आएगा। हमें ध्यान रखना है कि जब भी रिएक्टेंट यूज करेंगे तो उसके लिए आगे क्या यूज करते हैं? माइनस यूज करते हैं, और डेल्टा लगाएंगे और अंदर लिख देंगे जो रिएक्टेंट है और डेल्टा T। तो ये किसके लिए लिख दिया हमने? रिएक्टेंट के लिए लिख दिया। अब यहाँ पर रिएक्टेंट केवल एक है तो एक ही लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए लिखिए, प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखेंगे? फिर हमें पता है किस में आता है? ये प्लस में आता है। प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? पहले कम होता है, बाद में ज़्यादा होता है, तो हमेशा। हाँ तो बच्चों देखिए, प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट क्या होगा?
प्लस लगा देंगे। PCl3 है तो PCl3 लिख दीजिए और नीचे डेल्टा टी। और दूसरा क्या है, PCl2 है तो इसके लिए भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, प्लस लगाइए PCl2 और अपॉन डेल्टा टी। ठीक, इस प्रकार से प्रोडक्ट के लिए अलग लिख दिया है, इसके लिए अलग लिख दिया है। ठीक है, और इन सब का मान बराबर होता है तो इन सभी को आप एक साथ लिख के दिखा सकते हैं, क्योंकि ये भी एवरेज रेट ही है और ये भी एवरेज रेट ही है। ठीक है, तो आप इसके आधार पर अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, PCl5 कहाँ है, ये रहा। तो PCl5 का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है कितने से, पहले इतना है फिर इतना हो गया, इन 32 मिनट्स। कितना टाइम लगा उसे, 32 मिनट्स लगे चेंज होने में। तो देखिए पहला जो है कंसंट्रेशन कितना है, चलो पहले A1 A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है वो समझिए आप। A1 कितना है, स्टार्टिंग में कितना है कंसंट्रेशन, इतना दिया हुआ है। बाद में कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक, स्टार्टिंग में इतना था, बाद में इतना हो गया। तब उस केस में और टाइम कितना दिया हुआ है, कितना टाइम लगा उसे, पहले आप डायरेक्ट लिख दीजिए, R एवरेज लिखेंगे आप किसके लिए, और ये PCl5 क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, माइनस A2 माइनस A1 और अपॉन में क्या है, डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए A2 कितना है, माइनस है आगे, वो लिख दीजिए 0.028 में से क्या घटा देना है, और डेल्टा टी का मान कितना है यहाँ पर 32 मिनट्स है। ठीक है, तो देखिए माइनस, और ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.055 में से क्या घटा देंगे हम 28 और अपॉन 32 मिनट्स। तो देखिए कितना बचा, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 5 में से 2 गए तो 3, 2 बचे, तो 0.027 बचे और अपॉन में 32, इतना बचा। अब क्या करेंगे आप, इस पॉइंट को यहाँ पर कितना है, 3 अंक हैं तो 27 लिख दीजिए, और 3 अंक हैं तो माइनस का कितना दिखा देंगे आप 3, और अपॉन में कितना है 32। ठीक है, क्या किया हमने, इस पॉइंट का मतलब है नीचे हम कितनी जीरो बढ़ा सकते हैं, 3 जीरो बढ़ा सकते हैं भाई, 1 2 और 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो उन 3 जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 3 हो जाएंगे। अब 32 का आप डिवाइड कर दीजिए, इसमें कितना होगा, पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब 3 का डिवाइड करेंगे तो आप ये जो है आप डिवाइड अलग दे के देख सकते हैं। यहाँ पर 27 में जैसे डिवाइड देते हैं नहीं जाता है तो 8 बार जा रहा है, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 24 और 1 25, कितने बचे 4, और भी 1 पॉइंट लगाई हुआ है, फिर 0 बढ़ जाएगा तो 3 का फिर 4 बार गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 और 1। ठीक है, कितनी बार गया 0.84, 10 की पावर -3। अब इस पॉइंट को एक अंक अंदर लेना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, 1 और बढ़ा देंगे भाई। यदि हम 1 पॉइंट आगे सरकाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे ऊपर, तो मतलब 10 की घात कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। और ये किसका मान है आपका, यूनिट लिखेंगे मोल लीटर -1, सेकंड के स्थान पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर मिनट, तो मिनट -1 लिख देंगे। अब यहाँ पर यदि आप सेकंड में तो है किस में, मिनट में, और सेकंड में दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप,
इसमें 60 का भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 32 मिनट थे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 एकम 6, इस जीरो से एक जीरो और ऊपर चली जाएगी, चलो सीधा लगा दीजिए, 6 एकम 6 और 2 बचे, 6 चौक 24, 1.4 और 10 की घात कितनी आ गई, 10 की घात कितनी है भाई -5, क्यों, एक जीरो और ऊपर जाएगी, 10 की घात -5 हो जाएगी और 6 का डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया, ठीक है। तो अब यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, मोल लीटर -1 और सेकंड -1, ठीक है। तो ये हमने किस में बदल के दिखा दिया है, सेकंड में बदल के दिखा दिया है। तो ये आपका क्या आ गया, आर एवरेज आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, किसके टर्म में, रिएक्टेंट के लिए पूछा था उन्होंने, तो रिएक्टेंट के लिए बताया है। अब यदि इनमें से पूछा जाता है प्रोडक्ट के हिसाब से तो यहाँ प्लस यूज करते हैं हम, बाकी सेम रहता, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो जो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग है मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट है, उसका मतलब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस जो है वो इंस्टेंटेनियस टाइम से बना हुआ है, इंस्टेंट टाइम से मीन्स क्या है, किसी निश्चित टाइम पर, जैसे कि बात बोला जाए 10 सेकंड पर या 4 बज के इतने पर कितना होगा, तो इस प्रकार से जो इंस्टेंट टाइम होता है या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है उस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना होगा, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, उसे हम अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और इसे हम कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है। तो देखिए क्या होता है, जो आर एवरेज होता है आपका, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसमें जब डेल्टा टी जो होता है, जो टाइम होता है, उसे हम गोज टू 0 कर देते हैं, तब उस केस में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी है आपका प्लस माइनस, मतलब प्लस से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हम, प्लस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी तो क्या है, प्रोडक्ट का एवरेज रेट है, और माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या है, रिएक्टेंट का है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देते हैं, तो उसे हम किस रूप में लिखते हैं, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर आगे भी प्लस माइनस है तो यहाँ भी आप आगे प्लस माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या मतलब, क्या समझ में आया आपको, इसमें हम बात करें तो अलग अलग आप कैसे समझेंगे इसे। फॉर रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, जिसे यहाँ पर आप अब किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dx अपॉन dt से, और रिएक्टेंट के लिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस dA अपॉन dt से, ठीक है। और फॉर प्रोडक्ट के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, मीन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस मान क्या होगा उसका, प्लस का, और मान लीजिए यहाँ पर हम वो दिखा देते हैं आपको पहले, A टेंस टू B है, क्या है, A टेंस टू B है, तब तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। ये आप जो लिख रहे हो आप A टेंस टू B के लिए लिख रहे हो, तो क्या होगा, रिएक्टेंट के लिए तो हमने A को लेकर के बना दिया है, और प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, B यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, B लिखेंगे, और ये आपका डेल्टा dt, ठीक है। मीन्स क्या है, यदि A टेंस टू B दिया हो, ठीक, यदि A टेंस टू B कोई रिएक्शन है, B एनी रिएक्शन समझ सकते हैं आप, B कोई रिएक्शन है तो क्या होगा, रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप इस प्रकार से देंगे, dx अपॉन dt बराबर क्या होगा, माइनस डी अपॉन dt, और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्लस dv अपॉन dt होगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर प्लस में लगे हुए उन सब के लिए आप प्लस लगा के यूज करेंगे, और जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका प्रोसीजर हो गया। अब इस पर कराते हैं न्यूमेरिकल और समझ में आ जाएगा आपके में क्या है। चलिए पहले आप देखिए, मान लीजिए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल यूज करें, क्या यूज करें, एग्जाम्पल।
लेट एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन दे रखी हो, अभिक्रिया दी हो, क्या 2A टेंस टू 3B प्लस C, क्या दिया हुआ है 2A टेंस टू 3B प्लस C। इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक। कोई अभिक्रिया दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है आपकी इस प्रकार से कि 2A और 3B और प्लस C बन रहा है। तो अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे आप किस प्रकार से दिखाएंगे, क्या होगा dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, पहले आप A के लिए लिखेंगे, तो A के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर माइनस यूज करेंगे, पता है हमें A क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या एक के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, कोई भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो उसे आप 1 अपॉन में लिखेंगे, 1/2, और क्या लिख देंगे यहाँ पर dA अपॉन dt, ठीक। अब आप ये तो लिख दिया आपने किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए लिख दिया। अब किसके लिए लिख रहे हैं हम, प्रोडक्ट के लिए, तो क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, और 3 दिया हुआ है तो 1/3 लिखेंगे, और क्या बन गया आपका dB अपॉन dt, ठीक। अब देखिए C के लिए लिखेंगे तो ये भी प्लस का लिखेंगे। अब C से आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मीन्स कोई स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, जो आगे लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं हम स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो A से आगे 2 था तो 2 का भाग दे दिया, 1/2 कर दिया। यहाँ B से आगे 3 था तो 3 का भी भाग दे दिया है, ठीक है। यहाँ भी यदि 4 होता तो 1/4 लिखते, 5 होता 1/5 लिखते, जो भी होता उस प्रकार से हम लिखते, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना होगा आगे, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, तो दोनों के आगे क्या लगाना होगा, प्लस लगाना होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन का क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर न्यूमेरिकल आता है, तो हम न्यूमेरिकल कराते हैं आपको। चलो बंद कर दो। हाँ तो अच्छा देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 4NH3 प्लस 5O2, और क्या बना रहा है आपका 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। तो ये तो आपके दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये तो आपके दोनों क्या हो गए, यहाँ पर रिएक्टेंट हो गए, और मीन्स अभिकारक हो गए, ठीक है। और ये आपका क्या हो गए, दोनों यहाँ पर प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद हो गए, ठीक। ये दिया हुआ है। और अब आपको पूछा क्या है इसमें, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, ये तो रिएक्शन दी हुई है, अभिक्रिया दी हुई है, इसके अलावा दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो NO के लिए जो फॉर्मेशन रेट दिया हुआ है वो इतना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन मीन्स बनना जो है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो NO कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो NO का जो रेट है वो इतना दिया हुआ है। अब क्या क्या पूछ रहा है आपको, डिसअपीरेंस ऑफ NH3, तो रेट पूछ रहा है NH3 के लिए, NH3 कहाँ है, यहाँ पर है। और क्या पूछ रहा है, H2O के लिए भी रेट पूछ रहा है। तो आपको तो यहाँ पर क्या है, रेट लिखना है पहले आप, तो रेट लिखिए। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए पहले आप, क्या होगा यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, तो इसके लिए लिखिए पहले NH3 के लिए। NH3 क्या चीज है, रिएक्टेंट है, तो माइनस लगाएंगे, और 4 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे 1/4, तो 4 है तो क्या लिख दिया 1/4, ठीक है। और ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दिया। आगे क्या होगा dNH3 अपॉन dt इक्वल टू, देखिए O2 दिया हुआ है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, -1/5, और क्या होगा, ये हो गया, ये हमने NH3 के लिए लिख दिया है, माइनस आ गया और 4 आ गए तो 1/4 आ गया, और dNH3 अपॉन dt हो गया। अब O2 वाले के लिए लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे, और dO2 और dt लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट थे इसलिए दोनों में माइनस लगाया है। अब आगे क्या दिया हुआ है, प्लस का आएगा, क्यों कि दोनों प्रोडक्ट है, तो क्या आया DNO अपॉन dt, और आगे देखिए क्या बचा, प्लस का 1/6 H2O अपॉन dt। समझ में आया, रिएक्टेंट के लिए लिख दिया,
दो रिएक्टेंट थे, दोनों के लिए माइनस आएगा। आगे यहाँ पर 4 दिया हुआ है 1/4, यहाँ 5 दिया हुआ है 1/5, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्लस का आएगा दोनों प्रोडक्ट में, और 4 है तो 1/4 और 6 है तो 1/6। ये तो आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, मीन्स इंस्टेंटेनियस के रूप में हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है वो समझिए आप। हमें दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है कि जो NO कहाँ पर है, ये रहा NO प्रोडक्ट है, तो मीन्स क्या है यहाँ पर DNO/dt कितना दिया हुआ है 3.6 10⁻³ मोल लीटर -1 और सेकंड -1। मीन्स क्या है कि DNO/dt है, मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना दिया हुआ है 3.6 10⁻³ अब यहाँ पर हमने ये यूज क्यों नहीं किया 1/4, क्योंकि ये केवल NO का है, रेट किसका है NO का है। NO के यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, केवल जो NO है आपका सिंपल NO है उसके लिए DNO/dt मीन्स रेट कितना है इतना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या क्या चीज पूछ रहा है वो ध्यान रखना है हमें और उनका कंपेयर करना है। तो हमें क्या पूछ रहा है NH3, तो NH3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, और जो दिया हुआ है वो कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। और क्या दिया, और क्या पूछ रहा है आपको इसके अलावा, H2O और पूछ रहा है, तो NO वाले से ही किसका कंपेयर कर देंगे, H2O वाले का। तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए -1/4 DNH3/dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, ठीक, एक तो ये लिखेंगे आप, और इसके अलावा और क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है आपको जिसका मान उसे आपको डबल यूज करना पड़ेगा, जिस प्रत्येक के लिए अलग अलग। तो क्या निकालना है, समझ में आया, मीन्स जो NO दिया हुआ है आपका उसे हमने एक तो NH3 निकालना था उसके साथ यूज कर लिया, भाई बराबर कर लिया, सारे बराबर हैं तो सबको बराबर कर सकते हैं आप, और एक NO को हम किसके बराबर कर देंगे H2O के, क्योंकि हमें दो मान पूछे हैं यहाँ पर, एक तो NH3 के लिए रेट पूछा है और एक H2O के लिए रेट पूछा है। आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देना है कि डिसअपीयरेंस क्यों लिखा हुआ है, फॉर्मेशन क्यों लिखा हुआ है। फॉर्मेशन का मतलब तो बनना हो गया है, ठीक है, तो नया बनने वाले में तो क्या है प्रोडक्ट आते हैं, सीधी सी बात है। और जो डिसअपीयरेंस का मतलब है धीरे धीरे कम होना है एक तरह से, तो जो कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है वो चीज है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल है, रिएक्टेंट में कम होता जाता है, तो इसलिए तो आपका क्या है रिएक्टेंट साइड है। तो हमें ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान देना है कि रिएक्शन के अंदर कौन सा तो आपका प्रोडक्ट साइड में, कौन सा रिएक्टेंट साइड में, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो यहाँ पर मान लिख दीजिए, NO का मान लिखिए कितना है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी 1/4 है और यहाँ पर भी 1/4 है, तो सीधा काट दो, पहले ये 4 से 4 कट ही जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है माइनस का कितना DNH3/dt और यहाँ कितना बचा DNO/dt, DNO/dt का मान कितना है वो रख दीजिए, ठीक। अब DNH3/dt कितना आएगा, क्या दिया हुआ है माइनस का, तो यहाँ माइनस यूज कर लीजिए बस, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आ गया है, ठीक है, समझ में आया। दोनों बराबर करने थे, 1/4 से 1/4 कट गया, DNO/dt का मान दिया हुआ था इतना, तो मान रख दिया, ये माइनस का है तो माइनस यहाँ जाएगा, ठीक। तो सिंपल आपका इतना मान आ गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, सेम इसी प्रकार से इसे करेंगे हम। तो देखिए पहले तो किसका मान निकालना है हमें, इनमें से H2O का मान निकालना है और DNO/dt दिया हुआ है, तो DNO/dt का मान रख दो पहले। DNO/dt का मान कितना है, ठीक, देखिए तो 4 से ही कट जाएगा, कितनी बार 0.9 आ गया, ठीक है। अब इस 6 को आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होना है,
तो क्या होगा 0.9 में 6 का मल्टीप्लाई हो गया और 10 की पावर -3 आ गया। और ये आपका किसका मान आया यहाँ पर, ds2/dt का मान आएगा। मीन 6 को ले गए इधर, तो 6 को उधर ले जाएंगे तो 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और 10 की पावर -3 पहले से दिया हुआ है। और इधर क्या बचेगा, ds2/dt बचेगा। तो मल्टीप्लाई करके लिख दो आप, कितना आ जाए 5.4 आएगा, 9 × 6 = 54 और 10 की पावर -3। तो ये आपका किसका मान आ गया यहाँ पर, ds2/dt का मान आ गया है, ठीक। और इसका फिर यूनिट लिख दीजिए, मोल लीटर -1 और सेकंड -1, ठीक। तो ये आपका आ गया आंसर। और एक आंसर आ गया आपका ये, ठीक। समझ में आया? क्या करना है हमें, पहले सिंपल दोनों के लिए रिएक्शन रेट लिख देना है, जो रिएक्टेंट होंगे उनके लिए माइनस यूज करना है, जो कोफिशिएंट दे रखे हैं उन्हें 1/4 में 1/5 जो भी दिया हुआ है 1/4 में लिख देना है। और फिर ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है NO का, तो NO का मान लिख देंगे और NO के साथ में कंपेयर करेंगे उसका जो पूछ रहे हैं। तो पूछ क्या रहे थे, NH3, तो NH3 का NO के साथ कंपेयर किया तो यहाँ लिख दिया। अब H2O भी पूछ रहे हैं तो H2O का भी NO के साथ कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करेंगे तो H2O का मान निकाल लेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। और NO का जो मान है वो आपने यहाँ रख दिया है फॉर्मेशन का रेट का, तो यहाँ भी इसी प्रकार से रख देंगे और मान निकाल लेंगे। तो ये आपका हो गया क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पर। और ये न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और बहुत अच्छे से आपको समझना है और करना है, ठीक है। तो इससे आधारित और भी न्यूमेरिकल जो भी होंगे एग्जाम पे